हाउ वी रिप्रेजेंट पोलराइजेबिलिटी। देखो चेक यार, जो स्पेलिंग अभी लिखी थी इसकी जो एक्चुअल स्पेलिंग होगी वो क्या होगी, POLARIZABILITY, ये करेक्ट स्पेलिंग है इसकी। अभी मैंने जो पैसे लिख दी वो पोलराइजेबिलिटी ऐसे लिखा है, वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन आप ये लिखना पोलराइजेबिलिटी होती है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते, तो वी रिप्रेजेंट बाय पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड। तो वी रिप्रेजेंट इट बाय पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड। भाई ये क्या है, एलिप्सॉइड का क्या मीनिंग है? देखो अभी हमने देखा था कि जब हमने उसके सेम डायरेक्शन में रखा तो हमारे पास जहां पे या क्या था, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए थे, इलेक्ट्रॉन इजिली डिस्प्लेस्ड। तो इलेक्ट्रॉन इजिली डिस्प्लेस्ड। यहां पे जब ये ऐसा था तो इलेक्ट्रॉन नॉट इजिली डिस्प्लेस, की इलेक्ट्रॉन इजिली डिस्प्लेस नहीं हुए थे, इलेक्ट्रॉन नॉट इजिली डिस्प्लेस्ड। जब उसकी मोलिकुलर एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल फील्ड थी वो क्या थी, परपेंडिकुलर ऐसा था बच्चे, ये यहां पर और ये यहां पर इस तरीके से। तो क्या हुआ, हम इसको दिखाते हैं कि हम ऐसा दिखाते हैं, दिस इज इस तरीके से, ये एलिप्सॉइड होता है ऐसा। तो ये इसकी माइनर एक्सिस, ये इसका सेंटर हो गया जिसको मैंने आई बोल दिया सेंटर, ये क्या होगी माइनर एक्सिस। देखो ये याद रखना बच्चे कि जितना छोटा मैं बनाऊंगा, ये माइनर एक्सिस है छोटी वाली, जितनी छोटी होगी, अगर मैंने इसको और ऐसा बना दिया, बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि ये एक्सिस होगी छोटा, इसका मतलब है कि ये जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कैसी है पैरेलल, तो ये पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके, तो ये क्या माइनर एक्सिस है, तो किसका मतलब क्या है, छोटी होगी, और ये क्या होगा मोर पोलराइजेबिलिटी, हाइयर पोलराइजेबिलिटी की इस डायरेक्शन में जब हमने उसके पैरेलल लगाया तो उसकी पोलराइजेबिलिटी कैसी थी, ज्यादा। और यहां पर अगर हम ऐसा लिख देते हैं, दिस इज द मेजर एक्सिस, तो अब यहां पे हम बोल देते हैं लेसर पोलराइजेबिलिटी। अगर माइनर और मेजर एक्सिस की लेंथ सेम हो जाए तो मैं बोलूंगा कि उसकी जो अगर ऐसा ये डिफरेंट होगी अलग अलग, तो इसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक मॉलिक्यूल। अगर ये इनकी लेंथ सेम हो जाती मेजर और माइनर एक्सिस की, तो हम बोल देते हैं वो आइसोट्रोपिक मॉलिक्यूल हो गया, वो उसकी इक्वल पोलराइजेबिलिटी है सभी डायरेक्शन के अंदर। लेकिन याद रखना जो ये हमने रिप्रेजेंट किया हुआ इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है बच्चे। ये पोलराइजेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एक माइनर एक्सिस रिप्रेजेंट करती है, जितनी छोटी होगी उतनी हायर पोलराइजेबिलिटी, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उतने स्ट्रॉन्ग डाइपोल बनेंगे मेरे पास, इंड्यूस डाइपोल आएगी। ये मेजर एक्सिस को लेसर को, इसका मतलब इस डायरेक्शन में उसकी लेस पोलराइजेबिलिटी। तो इसके बाद अगर हम लिखें तो ये आई क्या लिख सकते हैं, दिस आई इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिप्सॉइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। ये लैम्डा की जगह क्या लिख सकता हूं, ये अल्फा क्या था, पोलराइजेबिलिटी, POLARIZABILITY, कि क्या हुआ कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी पोलराइजेबिलिटी कम, जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा उतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये तो हमने नॉर्मल देखा कि शिफ्टिंग हो जाती है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं बच्चे, लेकिन एक कंसेप्ट है, अगर मैं ये स्टैटिक था, यानी कि प्लस डाइपोल, इसका टर्मिनल यही था, माइनस टर्मिनल यही था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो प्लस से नेगेटिव टर्मिनल जा रही थी मेरे पास, क्योंकि करंट यहां से कर रहा था। लेकिन अगर हम बोल दिए अगर ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चे, तो ओसिलेटिंग का मतलब क्या था, पहले इधर प्लस था इधर माइनस था। देखो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन था, अगर ये नॉर्मल पहले बीच में था, इलेक्ट्रॉन पहले कहां थे, ये बीच में थे। अब जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, प्लस और नेगेटिव आपने टर्मिनल के बीच में रख दिया उसको, लाइक कैपेसिटर, तो अगर आपने प्लस माइनस था तो ये किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, प्लस की तरफ। अब आपने प्लस माइनस को चेंज कर दिया, आपने इसको नेगेटिव टर्मिनल बनाया, इसको पॉजिटिव, तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर आपने इसको माइनस प्लस किया, इसको माइनस किया, फिर ये यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक बार यहां पे जा रहे हैं, फिर यहां पे जा रहे हैं, फिर यहां पे, कहने का मतलब क्या है, ये ऑसिलेट करना स्टार्ट हो गए। यानी कि जब आप प्लस माइनस की इसके टर्मिनल्स की पोजीशन चेंज कर देते, आप इसको ऑसिलेट करवा रहे हो, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बट इन केस ऑफ, हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टार्ट्स टू ओसिलेट, कि ये ओसिलेट करने लग जाएगा बच्चे, ये मूवमेंट होगी और इसकी ओसिलेट करने की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी ना, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, वो इस ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर ये 1 सेकंड में 3 बार चेंज हो रहा है, 1 सेकंड में कितनी बार बोला, 3 बार चेंज हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ये भी जो मूव करेंगे तो ये भी तो 1 सेकंड में 3 बार करेंगे, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो ओसिलेटिंग की फ्रीक्वेंसी होगी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillating electron cloud will be equals to frequency of oscillating electric field। की कह रहा है जिस फ्रीक्वेंसी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओसिलेट करेगी उसी फ्रीक्वेंसी से हमारा जो इलेक्ट्रिक क्लाउड है ये ओसिलेट करेगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी सेम। ऐसा होने से क्या हुआ, देखो ये तो हमने नॉर्मल लिखा, अभी तक मैंने कुछ फिजिक्स की बात कर रही थी कि हमने इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की बाय ये प्लस माइनस टर्मिनल लगा के इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे फ्लो करता है, अगर मैं उसको ओसिलेट कर दूं, ओसिलेट का मतलब है उसके टर्मिनल्स को चेंज करता हूं, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये ओसिलेट करना स्टार्ट करेगा। अभी तक हमने रमन के बारे में कुछ नहीं बोला यहां पर, लेकिन एक चीज ध्यान देने की है, वो क्या है, देखो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम रेडिएशंस यूज करते हैं। रेडिएशंस कौन सी होगी हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। अब देखो इसी का भी यूज करने वाले इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर हम बोल देते हैं इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बच्चे हम क्या होता है, इंटरेक्शंस होगी किसकी, देखो इंटरेक्शन होगी हमारे पास, इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, क्योंकि हमने फोटोन डाला है, फोटोन तो किसी भी रेडिएशन का हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे पास, तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एंड मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच में क्या होती है, इंटरेक्शंस। ये कब होगी, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का हमें पता है किसके अंदर क्या होती है, परपेंडिकुलर ओसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में। अब ये किसी भी फोटोन हम बोल दिया कि अगर लाइट, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमने पहले डिस्कस किया था कि ये यूवी हो सकती है, आईआर, विजिबल, माइक्रोवेव हो सकती है, हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो उन सभी के अंदर क्या होगा, उनकी एक एनर्जी होगी अलग अलग, जिसको जो उसको हम बोल देंगे, जो लोवेस्ट एनर्जी होगी उसको क्या बोलेंगे, सभी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन, जिसको फोटोन बोलते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट है ये हमारे पास, और ये अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए इसकी एनर्जी अलग अलग होती है, कम या होगी ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो अब हमने देखा था कि जो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसमें ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड उसमें क्या होता है, ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखो अच्छे समझने की बात है कि ये मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके परपेंडिकुलर अगर मैं बनाता तो ये ऊपर से गया, तो ये इस साइड से अंदर से, ये वाई, देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ऐसे तो ये ऊपर से ऐसा गया, लेकिन वाई एक्सिस के अगर रिस्पेक्ट में मैं बनाऊं ऐसा, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर देखो तो मैं अंदर से ये उस साइड से जाएगा, कि इस तरीके से कि ये यहां से ऐसा, फिर ये ऐसा, कि ये जो मैं बना रहा हूं बच्चे इस तरीके से, ये वाई एक्सिस में दिखा रहा हूं, ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिखा रहा हूं, ये आपकी साइड से ऐसा चला गया और ये ऊपर से नीचे, तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। और इसमें क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में ये दोनों परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर भी, लेकिन देखो इसमें फेज चेंज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओसिलेटिंग क्यों बोला हम लोगों ने, क्योंकि इसका जो फेज चेंज है ये प्लस है तो ये माइनस है। देखो क्या हुआ था, सेम वही चीज होगी। अब हमने जब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी किया तो हमने अपने मॉलिक्यूल के ऊपर, कि ये मेरा मॉलिक्यूल था H और H था, ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मल थे, जब इसके ऊपर हमने फोटोन डाला, इसके ऊपर ये क्या हुआ, फोटोन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो इस फोटोन के अंदर ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, क्योंकि हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा अपने फिजिकल के अंदर इसके बेसिक्स में, कि इसका जो यहां पर जो इंटरेक्शंस होती हैं वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के साथ होती है। इंटरेक्शंस कैसे, कि अब ये आएगा, तो देखो क्या हुआ, जब ये फोटोन हमने डाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली इसके ऊपर, देन आल्सो इट स्टार्ट ओसिलेटिंग। तो ये क्या, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टार्ट्स ओसिलेटिंग, क्यों करेगा बच्चे,
ये इसलिए करेगा क्योंकि इसके अंदर एक बार प्लस आ रहा दिख रहा है फेज, तो ये इसकी तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। फिर दूसरी टाइप उसका क्या हो गया, फेज चेंज नेगेटिव, तो अवे चला जाएगा, प्लस फिर उसकी साइड फिर नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, ये ओसिलेट करना स्टार्ट करेगा जैसे ही इसके ऊपर रेडिएशंस डालेंगे, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और ओसिलेटिंग उसका फेज चेंज होगा। तो जैसे ही हमने अभी कैपेसिटर्स के लेके एग्जांपल लेके किया था कि अगर हम उसका टर्मिनल चेंज कर दे, उसका साइन चेंज कर दे प्लस नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन करने लगेगा। तो अब एक्चुअली में यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं है, यहाँ हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, लेकिन किसकी फॉर्म में, हमने रेडिएशंस डाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट था जिसका फेज चेंज हो रहा था, इसकी वजह से भी ओसिलेट करना स्टार्ट करेगा। तो अभी हमने देखा था कि जब इसकी ओसिलेटिंग करने की जो टेंडेंसी है, इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, वो फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की क्या फ्रीक्वेंसी के साथ करने लगेगी। अरे यही देखा था, जब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वही सेम फ्रीक्वेंसी। तो अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं बच्चे, द इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टार्ट्स टू ऑसिलेट्स। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा एंड द फ्रीक्वेंसी एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कह रहे इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, जो भी फ्रीक्वेंसी म्यू बोला, तो इसकी भी मूव करने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसी होगी, म्यू होगी। अब एक और चीज पता है, हमने फिजिक्स में बच्चे एक कंसेप्ट पढ़ा है क्या, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, कोई चार्ज पार्टिकल, वो खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का सोर्स बन जाता है। एंड वी नो when a charge particle moves, it itself becomes a source of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन से अगर वो मूव करेगा तो खुद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एमिट करना स्टार्ट कर देगा। तो कह रहा है कि जब व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव, इट इटसेल्फ बिकम ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। देखो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करेगा क्योंकि मूव करने लग गया, इलेक्ट्रॉन चार्ज से अब ये मूव करे किसी फ्रीक्वेंसी से, अब ये मूव करे, इसका मतलब क्या है, अब ये कुछ एक सोर्स बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो अब ये क्या करेंगे, एमिट करेंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, तो अब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अरे जिस फ्रीक्वेंसी से ये ओसिलेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी की तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। तो अब यहां से पता, इट इटसेल्फ बिकम ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिटेड बाय इट्स इज इक्वल्स टू इट्स ओसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी। कि कह रहा है जिस फ्रीक्वेंसी से ओसिलेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी की ही रेडिएशंस बाहर डाल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, देखो कि जिस ये ओसिलेट किस फ्रीक्वेंसी से किया, जिस फोटोन की एनर्जी आई उसी से ये ओसिलेट कर रहा है। अब उसी से ओसिलेट कर रहा है तो ये खुद से एक सोर्स बन गया, तो ये उसी फ्रीक्वेंसी की डाले। इसका मतलब ये जिस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस आई उसी की फ्रीक्वेंसी से इसने रेडिएशंस क्या कर दी, यहां से एमिट कर दी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये, इसको हम बोल सकते हैं, ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है किसके लिए, रेले, RAYLEIG, रेले स्कैटरिंग के लिए। क्यों हो गया, क्योंकि रेले स्कैटरिंग में हमने बोला जब फोटोन आएगा मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, इंटरेक्ट करने के बाद वो उसी की जो एनर्जी एमिट होगी स्कैटर होकर जाएगी, उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम। अगर इसकी एनर्जी E है तो इसकी एनर्जी भी तो E है, और मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट। तो यहां पर भी क्या है कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के साथ तो कोई एनर्जी इंटरेक्ट उसने की नहीं यहां पर, अरे मॉलिक्यूल के साथ ही कर रहा है, उसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गए, तो लेकिन उसके साथ इंटरेक्शन थोड़ी ना, तो जिस फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन आए उसी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन चले गए। तो ये हमारे पास हम लिख लेते हैं क्या, एक्सप्लेनेशन है रेले स्कैटरिंग क्यों होती है, ये इसकी वजह से रेले स्कैटरिंग होती है। तो बच्चे याद रखना कि रमन के अंदर हम लोग क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते, हम रेडिएशंस डालते हैं, और रेडिएशंस में ये फेज चेंज होता है, उसकी वजह से ये ओसिलेट करना स्टार्ट करेगा और उसी रेडिएशंस की डालेगा। तो देखो क्या हुआ, ये फोटोन आया था एक ये दूसरा फोटोन एमिट कर दिया, दोनों की एनर्जी सेम है। तो जनरली जो हम ये स्कैटरिंग बोलते हैं, ये स्कैटरिंग हमारे पास जब हम स्कैटरिंग प्रोसेस बोलते हैं, ये 2 फोटोन प्रोसेस होता है। स्कैटरिंग क्या होता है, स्कैटरिंग इज
टू फोटोन प्रोसेस, टू फोटोन प्रोसेस कि एक फोटोन ही था एक ही, लेकिन जब अगर हम एब्जॉर्प्शन या एमिशन की बात करते हैं तो वो वन फोटोन, इसको थोड़ी डेप्थ में भी करेंगे, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है बच्चे और जो एमिशन है ये वन फोटोन प्रोसेस है, दिस इज वन फोटोन प्रोसेस। इसको भी क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसकी थ्योरी करेंगे, उस टाइम पे देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों है। स्कैटरिंग ऑलवेज टू फोटोन प्रोसेस होता है, इसलिए जब हम अब सिलेक्शन रूल करेंगे रोटेशनल वाइब्रेशनल वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमने वाइब्रेशनल किया, वाइब्रेशनल रोटेशनल किया, रोटेशनल किया, ये सारे के सारे वन फोटोन प्रोसेस होते हैं, वन फोटोन। और ये क्या होता है स्कैटरिंग, जो रमन स्पेक्ट्रिंग ये टू फोटोन प्रोसेस है। तो ये या हम दूसरे भी थोड़ी डेप्थ में करते हैं कि भाई दो फोटोन और कैसे हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज, तो ये अलग एनर्जी का आया था लेकिन जब गया तो अलग अलग एनर्जी के जाएंगे, क्या ज्यादा का भी या कम का भी, लेकिन इस केस में दोनों की एनर्जी कैसे। ये तो फर्स्ट पॉइंट था बच्चे हमारे पास। अगर हम देखते हैं तो अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं तो हम क्या बोल सकते थे, देखो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का जो वेक्टर की जो स्ट्रेंथ होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या जो स्ट्रेंथ ई होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू ई नोट साइन 2 पाई वी टी। ऐसा ये क्या है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, दिस इज इलेक्ट्रिक वेव्स। ऐसा कि ये उसका एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का हमारे पास, या वेव्स की जगह हम क्या बोल सकते हैं, देखो बच्चों, तो अभी हमने देखा था कि जब हमने हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की अलग अलग स्ट्रेंथ होगी, तो हम क्या बोल देते हैं जो ई होगा वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की हम बात करें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये अलग अलग रेडिएशंस के लिए तो अलग अलग ऑसिलेटिंग की एनर्जी होगी, प्लस माइनस, किसी का कम होगा किसी की ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो किसके इक्वल होगी, दिस इज ई नोट साइन 2 पाई वी टी। तो यहां पे क्या, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कितनी फ्रीक्वेंसी है, ये ई नोट है यहां पर एम्पलीट्यूड ऑफ, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि उसका ये एम्पलीट्यूड कितना है, और फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं कि भाई वो वहां पर कि एक कितनी साइकिल्स कवर करता है एक सेकंड के अंदर, कि एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कवर करता है। एक ऐसा था किसी का कंपोनेंट, तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता, यहां पर एक कंप्लीट हो गया, यहां से स्टार्ट करके दूसरा कंप्लीट हो गया, तो एक सेकंड में ये था एक रेडिएशन का, लेकिन दूसरी का इतने में एक ही हुआ इस तरीके से। तो ओवरऑल इसी हाइट पे अगर लेंथ पे रखें तो ओवरऑल क्या हुआ कि इस तरीके से किया, तो एम्पलीट्यूड तो बेशक से दोनों का सेम ही रहा, अगर मैं ये हाइट दोनों को सेम बोल दूं, या लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये बोला कि अब इनके जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ई नोट साइन 2 पाई वी टी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओवरऑल क्या लिखा था हमने, म्यू इज इक्वल्स टू अल्फा ई, अगर मैं वैल्यू पुट अप कर दूं तो क्या होगा, म्यू इज इक्वल्स टू अल्फा ई नोट साइन 2 पाई वी टी, इस तरीके से बच्चे, ठीक है, एट टाइम हमारे पास। अब यहां से ये इक्वेशन को अगर हम लिख देते हैं 1, इसको हमने लिखा, अगर ये जो सबसे पहली इक्वेशन थी कौन सी, ये म्यू इक्वल्स टू अल्फा ई, इसको 1 लिखा था, तो इसको हम लिख सकते हैं अब 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 2, ये हमारे पास हो गया। अब लेकिन एक चीज कंसेप्ट और आ सकता है कि मान लिया कि पहले हमारे मॉलिक्यूल वाइब्रेट, ऐसा है कि हमारा मॉलिक्यूल पहले से वाइब्रेट या रोटेशन कर रहा हो, इफ molecule is doing rotational और वाइब्रेट is undergoing ऐसा बोल सकते हैं, is undergoing rotational और वाइब्रेशनल मोशन, कि अगर हमारा मॉलिक्यूल कोई रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है तो भी तो उसकी एक कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, भाई रोटेशन कर रहा है तो उस रोटेशन की क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। वो वाइब्रेट कर रहा है मेरा मॉलिक्यूल, एच वाले बॉन्ड वाइब्रेट कर रहे तो उसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। सो देयर मस्ट बी सम फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन, ऐसा छोटा सा लिख दिया बच्चे मैंने इसको। तो क्या हुआ, अगर मॉलिक्यूल रोटेशनल अंडरगोइंग
you and undergoing rotational vibrational motion, then there must be some frequency of rotational vibrational motion. Second, कह रहे कि इनकी कुछ फ्रीक्वेंसी थी, तो हम क्या बोलेंगे, द फ्रीक्वेंसी दीज रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन कैन periodically change the polarizability of molecule. कह रहा है कि ये जो मोशन है बच्चे, ये उसके अंदर जो उसकी पोलराइजेबिलिटी है उसके अंदर एक पीरियोडिकली क्या ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं. कैसे, इस चीज को समझते हैं. देखो इसको अब अभी रब कर दिया. अगर मेरे पास हम लोगों ने क्या किया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी इस तरीके से, यहां पर ये पॉजिटिव टर्मिनल था, तो ये H2 या AB बोल देता हूं, दिस इज A या B मोलिक्यूल. अगर लगाया तो पहले ये इलेक्ट्रिक ऐसा था, मान लिया कि जो ये AB मोलिक्यूल है ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है. अगर रोटेट कर रहा है थोड़ी देर के बाद कहां जाएगा, B इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा. लेकिन अब मेरे पास जो बिल्कुल पैरेलल थी इलेक्ट्रिक, वो बिल्कुल पैरेलल उसके नहीं रहे हैं इस तरीके से, अब बिल्कुल पैरेलल नहीं है. थोड़ी देर के बाद रोटेट करके B और A आ जाएगा. अरे बिल्कुल, ये तो फिर बीच में आ गया ना इस तरीके से इलेक्ट्रॉन. देखो पहले ज्यादा था मेरे पास यहां पे, अगर मैं इसकी पोलराइजेबिलिटी बनाता, तो अगर इसकी पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड बनाता तो इसके अंदर सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होती, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती थी, वो मैटर नहीं कर रहा, वो इस डायरेक्शन में. अब ऐसा था, फिर रोटेट करने के बाद ये B और A ऐसा हो जाएगा, सेम ऐसा जो था. अब ये पॉजिटिव की तरफ थोड़ा सा रहेगा. अब फिर ये B और A ऐसा हो जाता कि चेंज हो जाता, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते बच्चे मेरे पास वो B की तरफ रहते इस तरीके से. ये बिल्कुल चेंज हो रहा है, पहले A की तरफ थे मेरे पास, करता करता मेरे पास क्या दूसरी तरफ शिफ्ट हो गई, पॉजिटिव पोल की तरफ शिफ्ट हो गई, ये बीच में था. इस तरीके से अगर हम दिखाएं तो ओवरऑल ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की ये फील्ड लाइन्स है हमारे पास. तो हुआ क्या, देखो अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो इसकी पोलराइजेबिलिटी मैक्सिमम है, यहां पर कैसी मिनिमम, यहां पर कैसी है इंटरमीडिएट. अरे भाई क्योंकि यहां पे अगर इसकी दिखाते पोलराइजेबिलिटी तो इसकी जो एक्सिस अगर हम बनाते, देखो ऐसा बनाता, तो इसकी जो क्या होता मिनिमम होती, ये इस तरीके से ऐसा मिनिमम होता है, इसकी जो विड्थ माइनर एक्सिस की मिनिमम होती है यहां पर. ऐसे यहां पर भी, अरे क्या हुआ, हमारा एटम पोजीशन ही तो हमने चेंज किया है ए बी, क्योंकि पहले तो ए और बी सेम ही था, या H2 बोल देते H और H, तो आपको पता ही नहीं चलता ए और बी अलग अलग है. या मैं दोनों को ए से रिप्रेजेंट कर दूंगी, डाइएटॉमिक मोलिक्यूल था, होमोएटॉमिक तो ए. अगर ए लिखा तो अगर आप सोचोगे पहले बी की तरफ हो गया, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए अगर ए कर देते तो ओवरऑल तो शिफ्ट ही तो हुआ है, लेकिन जो जितना शिफ्ट यहां पर होगा उतनी मैग्नीट्यूड से यहां पे होगा, लेकिन दोनों पैरेलल ही. तो अगर ये यहां पर एक था तो ये फोर्थ वाले भी सेम इसी की इसकी सेम ही आएगा, इन दोनों की ये सेम आएगा. लेकिन ये वाला जो आएगा ये मिनिमम आएगा, क्योंकि अगर मैं इसके पैरेलल लगाऊं तब कम नहीं आएगा. अब इसके अंदर इसकी जो अगर मैं करता इसका साइज बड़ा होता थोड़ा सा ऐसा, बीच वालों का क्या होता है, इन दोनों के लिए थोड़ा सा इस तरीके से जो पोलराइजेबिलिटी अगर हम बताते तो ये इसका इंटरमीडिएट साइज होता, कि इसके अंदर सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है, फिर कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर ये सेम साइज आ गया, ये वाला सेम हो गया, फिर ऐसे रिपीट हो गए. इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, कि जो पोलराइजेबिलिटी है, जो ये हम रोटेशनल और वाइब्रेशनल, ऐसी वाइब्रेशनल मोशन की वजह से चेंज हो सकता है हमारे पास. तो कह रहा है कि जो रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन की वजह से एक पीरियोडिक चेंज आ जाएगा किसके अंदर, पोलराइजेबिलिटी के अंदर. तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ड्यू टू, या ऊपर ही लिख देते हैं यहां पे, देयरफॉर due to rotational and vibrational motion, there is not equal polarizability ZABI polarizability in all directions, कि इक्वल नहीं है. But there is a periodic change in polarizability. पीरियोडिक चेंज होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि अब जो हमारा अल्फा था वो चेंज कर दिया हम लोगों ने. हमने लिखा दिस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बी साइन 2 पाई म्यू टी, इस तरीके से. अब यहां पर क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी,
कि अब ये रेट ऑफ चेंज किस पे डिपेंड करेगा, उसके रोटेशनल है वाइब्रेशनल मोशन से। अगर रोटेशनल मोशन फास्ट हो रहा है तो जो पोलैरिटी चेंज होगा ये फास्ट होगा, तो बीटा का रेट, बीटा की वैल्यू ज्यादा है, या वाइब्रेशनल मोशन की वजह से ये फास्ट चेंज आ रहा है तो ये ज्यादा है। वाइब्रेशनल मोशन का भी एग्जांपल हम एक्सप्लेन करेंगे अभी बच्चे। तो अगर ये क्या है, ये क्या है, पोलराइजेबिलिटी, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ये क्या है, व्हेन मॉलिक्यूल इज नॉट अंडरगोइंग, व्हेन मॉलिक्यूल इज नॉट अंडरगोइंग रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन। देखो बच्चे क्या बोल दिया कि अगर मेरा मॉलिक्यूल नॉर्मली रहता, वो उसके अंदर रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन नहीं होता, तो इस अल्फा जीरो को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यहां पर पोलराइजेबिलिटी। और ये क्या, मेरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, दिस इज वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अरे भाई जो मेरी फ्रीक्वेंसी थी, ये जो वाइब्रेशन करने की या जो रोटेशनल की जो फ्रीक्वेंसी, मोशन की फ्रीक्वेंसी थी, अरे ची वाइब्रेशन मोशन हो, मेरा रोटेशन हो, मोशन हो, उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी ना, क्योंकि ज्यादा रोटेशन होगी तो बीटा की वैल्यू ज्यादा, अगर वो वाइब्रेशन ज्यादा स्पीड में करा तो ये उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, मतलब ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारे पास आ गया। अगर हम फॉर्मूले में इस वैल्यू में इक्वेशन लिख दे तो म्यू की क्या होगी, देखो म्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो ये क्या हो गया, अल्फा नॉट प्लस बी साइन 2 पाई म्यू वाइब्रेशनल, ऐसा लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी टी, फिर आगे क्या था, इंटू ई नोट साइन 2 पाई वी टी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था बच्चे। तो ये क्या हो गया, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यहां पे क्या हो गया, पोलराइजेबिलिटी, POLARIZABILI, पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू क्या हो गया, इनर मोशन। अरे वो मोशन कर रहा है, वो रोटेशन कर रहा है, वाइब्रेशन, तो ये हो गया। अगर ये इसके इक्वल होता तो हम बोलते हैं दिस इक्वेशंस कोरस्पॉन्ड टू रमन स्कैटरिंग, दिस इक्वेशन कोरस्पॉन्ड्स टू रमन स्कैटरिंग, कि ये जो इक्वेशन है ये रमन स्कैटरिंग को दिखा रही है, क्योंकि उसके अंदर मेरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट रोटेट कर रहा है, ये तो इक्विलिब्रियम था, अगर नहीं करता तो ये ओवरऑल किसकी वजह से था, कि वो मोशन में था, रोटेशनल वाइब्रेशन, उसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी में चेंज आता है, ये हमने देख ही लिया। तो कह रहा है कि ये इक्वेशन ऐसा है। अगर बीटा की वैल्यू 0 हो जाए बच्चे हमारे पास, देखो रबी कर देते हैं, अगर हमने बोल दिया इफ बीटा इज 0, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी वो क्या होता है, 0 होता है, यानी कि मेरा मॉलिक्यूल ना तो रोटेशनल मोशन में ना वाइब्रेशनल के अंदर है। तो क्या हुआ, इफ बीटा इज 0, इफ बीटा इक्वल्स टू 0, दैट इज molecule is not undergoing, molecule is not undergoing rotational or vibrational motion। अगर ये नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास म्यू इज इक्वल्स टू क्या, अल्फा नोट इंटू ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी। अरे ये तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई मेरे पास। तो अगर ऐसा हो गया, अगर बीटा की वैल्यू 0, तो इसको हम बोलते हैं रेले स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग। अरे क्यों, क्योंकि तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का ही तो वेक्टर है, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसी की तो कंपोनेंट है, और ये अल्फा 0 मॉलिक्यूल कुछ कर ही नहीं रहा, तो इसकी वजह से उसके अंदर जो पोलराइजेबिलिटी आ रही। तो अगर ऐसा होगा तो यही जो कंडीशन हमने बताई थी अभी, कि जब मेरा मॉलिक्यूल के अंदर कोई रोटेशनल वाइब्रेशन नहीं होगा, और अगर हम बोलते हैं और मेरी कोई इंटरेक्शंस नहीं होगी, इंटरेक्शंस कब नहीं होगी, व्हेन क्या लिखेंगे, व्हेन इनकमिंग फोटोन, या हम बोल सकते हैं व्हेन इनकमिंग फोटोन do not have sufficient energy to interact with, to bring any change in rotational, vibrational or electronic levels, then there will be रेले स्कैटरिंग। यही तो बोला कि मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन ही नहीं हो रही, क्योंकि उसके पास कोई इतनी एनर्जी है ही नहीं, डिफरेंट है, ना रोटेशनल में चेंज ला रहा है ना वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक में, तभी रेले होगी। और यही चीज हमारे पास हो रही थी, वो केवल वाइब्रेशन कर रही थी, इलेक्ट्रॉन रेमिट कर रहा था। तो ये हमारे पास कंडीशन होगी बच्चे। इसका मतलब यहां से एक चीज हमें पता चली क्या, कि जो इंपोर्टेंट कंडीशंस हैं, जो कंडीशन है फॉर ए मॉलिक्यूल टू रमन स्पेक्ट्रा, क्या कि जो इंपोर्टेंट कंडीशन है फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी रमन एक्टिव, फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी रमन एक्टिव,
कि मॉलिक्यूल रमन एक्टिव होगा या नहीं होगा, वो स्पेक्ट्रा देगा ही नहीं। क्या होगा? फर्स्ट, द रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन, द रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल मस्ट ब्रिंग ए चेंज इन इट्स पोलराइजेबिलिटी, मस्ट ब्रिंग ए चेंज इन इट्स पोलराइजेबिलिटी। बच्चे ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है सबसे ज्यादा, कि जो हमने बोला था कि क्या होगा कि मेरा मॉलिक्यूल कब रमन एक्टिव होगा या कब नहीं होगा, तो बोला कि अगर उसके अंदर रोटेशन या वाइब्रेशन मोशन हो रहा है और उसकी वजह से उस मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी में चेंज आ रहा है। ये पोलराइजेबिलिटी कुछ नहीं था, ये बताया था जब हम एक 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उसके अंदर जो डाइपोल कितनी जनरेट हो जाती है, कितनी इजीली से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। जितनी इजीली ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे उसके अंदर उतनी पोलराइजेबिलिटी होगी, उसको हम एलिप्सॉइड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने दिखा दिया था बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं था। तो अभी हमने देखा अगर बीटा 0 होगा तो कोई रिले स्कैटरिंग ही होगी, अगर बीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी तो ये कंडीशन होगी, और यही कंडीशन है हमारे पास उसको रमन एक्टिव होने के लिए। अब इसके हम 2 एग्जांपल कर लेते हैं, लाइक वाइब्रेशन मोशन। एक वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं CO2, उसके अंदर देखते हैं कि ये रोटेशन या वाइब्रेशन मोशन कैसे इसको मॉलिक्यूल को रमन एक्टिव बनाते हैं या नहीं बनाते हैं।